Good morning, students. I am Bharti Singh, your assistant teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. क्लास 8 मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था? आपने सेकंड लेसन चल रहा था आपका। सेकंड लेसन में हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पढ़ लिया था, मतलब सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? इट्स मीन्स कि जब ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इंडिया ने इंडिया पे जब कब्जा कर लिया, मतलब पूरे पे अपनी अथॉरिटी ले ली, तब उन्होंने क्या किया? तब उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। जब आप किसी पर कब्जा कर लेते हैं, जब मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी टेरिटरीज़ को विन कर लिया, इंडिया की टेरिटरीज़ को विन करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ? अब उनको लगा कि अब हमारे को अपना सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हमें अपने तरीके से नियम कानून बनानी है। तो उसी तरह के लिए ये बताया गया है कि इसमें किस तरह से उन्होंने जब हमारी टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से रूल रेगुलेशन बनाए। तो आपको यही मैं सिस्टम इसका पढ़ाऊँगी। अच्छा, सबसे पहले एक नाम आया है यहाँ पे, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम आया है? वॉरेन हेस्टिंग्स। बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन भी आ सकता है। वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्रॉम फर्स्ट गवर्नर जनरल। ये शुरू में भी आया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो हमारे सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक इन्होंने रूल किया था? कब से कब तक जनरल रहे थे? गवर्नर जनरल रहे थे 1773 से 1785 तक। कब कब रहे थे? 1773 से, मतलब कि 1773 कब से टू 1785 तक, मतलब इतने टाइम तक इन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल की पोस्ट को संभाला। ठीक है। अब आपको आगे है, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। अब कंपनी ने अपनी पावर को क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया, मतलब एक्सपेंशन करना चाहती थी। जब उसने टेरिटरी को तो विन कर ही लिया, इंडिया की ऑलमोस्ट 60% तो टेरिटरी उन्होंने विन कर ली थी। विन मतलब कि उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, रूल कर लिया था। अब उसके बाद क्या हुआ? अब उनको लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें रूल रेगुलेशन तैयार करना। तो इसका बहुत मेन, वॉरेन हेस्टिंग्स का बहुत मेन रोल, सिग्निफिकेंट रोल है एक्सपेंशन करने में, मतलब कि कंपनी की पावर को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा मेन रोल है। ब्रिटिश टेरिटरी वॉज एक्सपेंडिंग, कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। कि ब्रिटिश टेरिटरी ने अब जो शुरुआत तो उन्होंने बंगाल से की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को तो उन्होंने अपने अंडर ले लिया। अब उनके पास बॉम्बे एंड मद्रास भी आ गया, मतलब अब उनके पास पहले तो कलकत्ता मतलब कि बंगाल में कलकत्ता, और फिर उसके बाद बॉम्बे, और फिर उसके बाद मद्रास। ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश टेरिटरी वॉज ब्रॉडली, उन्होंने फिर क्या किया? अब इतने बड़े इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारी 60% टेरिटरी को अकेले एक पर्सन तो नहीं संभाल सकता। उन्होंने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। डिवीजन मतलब कि क्या कर दिया? प्रेसिडेंसीज बांट दी। सबसे पहले तो बंगाल में बंगाल प्रेसिडेंसी कर दी, मद्रास में मद्रास प्रेसिडेंसी कर दी, और बॉम्बे में बॉम्बे प्रेसिडेंसी कर दी। मतलब तीनों जगहों को अलग अलग प्रेसिडेंसी कर दी, और उनके एक एक मेन जनरल बना दिए। ईच गवर्नर का मतलब क्या है कि भाई क्या है कि हर एक का एक गवर्नर कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर, मद्रास का एक गवर्नर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर। तो तीनों का मतलब अलग अलग गवर्नर, और उनको जो हैंडल करता था वो कौन करता था? सुप्रीम हेड वॉज गवर्नर जनरल। सुप्रीम मतलब तीनों को देखना, तीनों को जैसे सेंट्रल देखती है ना सारी स्टेट्स को, ठीक है, इसी तरह से। तो इन मतलब हर एक के अलग अलग जनरल बना दिए, गवर्नर बना दिए, बट उनको तीनों को देखने के लिए हेड भी रख दिया, क्योंकि हेड जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, तो हेड वॉज द गवर्नर जनरल। अब है वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस,
मतलब इन्होंने दो भागों में बांट दिया। एक तो उन्होंने सर्किल्स, स्फीयर में सर्किल होता है, तो एक तो स्पीयर ऑफ जस्टिस और दूसरा स्पीयर ऑफ आर्मी। इनमें इन्होंने दो चीज़ के ऊपर फोकस किया, ठीक है। ऐसे इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले समझेंगे स्पीयर ऑफ, इन द स्पीयर ऑफ जस्टिस। जस्टिस मीन्स तो आप सभी जानते हैं न्याय, मतलब कि आपको अगर कोई आपके साथ प्रॉब्लम आती है तो आपको इसके लिए क्या मिले, आपको न्याय मिले कि भी किस तरह से आपको कि आपको गलत सही का उसे बचाया जा सके। और दूसरी आर्मी, आर्मी की बहुत बड़ा रोल है, सपोर्टिव रोल है, बिकॉज आर्मी से ही तो इनकी पावर बढ़ रही थी। आर्मी स्ट्रांग होगी तो ये पावरफुल होंगे, तो इन्होंने दोनों चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया। अब है न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। सबसे पहले हम जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से पहले न्याय मिलता था। फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1772 देखो ये इन्होंने रूल किया था, उससे पहले की बात है 1772 में ही एक न्यू जस्टिस सिस्टम बना दिया गया। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में बांटा गया। डिस्ट्रिक्ट को जैसे हर एक राज्य का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, उसी राज्य के स्टेट के में फैसले कानून बनाएगा, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, ठीक है। फिर इनको दो पार्ट में बांटा। एक तो क्रिमिनल कोर्ट, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, एक तो क्रिमिनल कोर्ट था जिसको फौजदारी अदालत कहते थे। क्या कहते हैं? फौजदारी। इससे आपको समझ में भी आ रहा होगा फौज मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। अदालत एक क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल मतलब जहाँ खून कर दिया जाता है, इस तरह से, है ना, मर्डर का केस होता है उसमें। दूसरा सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में, और इसको बोला जाता है दीवानी अदालत। क्या बोला जाता है? दीवानी अदालत। इसमें यह होता है जैसे चोरी चकारी कर ली या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो दीवानी अदालत में सॉल्व किए जाते थे। और क्रिमिनल मतलब जहाँ पे मर्डर के केसेस थे, मतलब इस तरह के, वो फौजदारी अदालत से थे। समझ में आ गया ना ये दोनों कि मतलब डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया। अब आगे देखेंगे, दीज कोर्ट्स वर अंडर अ काजी। अच्छा, अभी इन कोर्ट्स में अब देखो, इसमें अब एक नया वर्ड आया है काजी, ये आपकी बुक में भी है, देखना इसमें। काजी, काजी का मतलब होता है जज, ठीक है। एंड अ मुफ्ती भी बता रखा है, काजी भी बता रखा है। देखो काजी जज होता है, जज मतलब होता है जो आपके सही गलत के फैसले को लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कोर्ट में जज बैठता है ना आपके, इसी तरह से काजी भी था। और दूसरा मुफ्ती का मतलब होता है, ये क्या है, जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान समुदाय के का ग्रुप होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। मतलब इसका मतलब यह है कि जो मुफ्ती, काजी जो है, काजी तो एक जज हो गया, और मुफ्ती में जो कई सारे लोगों का समूह हो गया, ठीक है। और उसमें वो क्या करते हैं, काजी के सामने ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका एडमिनिस्टर रखते हैं कि भाई ये चीज़ जो फैसला तो काजी लेगा, ठीक है। ये बताया आपको, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। लेकिन इन दोनों को भी कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए था। इन दोनों को कंट्रोल किसने किया? कलेक्टर ने। आज जानते हो कलेक्टर का तो मतलब जानते हो, जैसे आपके सामने कोटा में कलेक्टर है, इस तरह से छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं तो उसमें कलेक्टर रखे जाते हैं, ठीक है। वॉज एवरीथिंग सो ईजी विद दिस सिस्टम। अब दूसरी तरफ था मौलवीज। क्या था? मौलवीज और हिंदू और इंटरप्टेड। अब देखो मुसलमानों को तो मौलवीज करेंगे और हिंदुओं का क्या करेंगे फैसला? हिंदूज का करेंगे पंडित, ठीक है। समझ गए ना आप? मौलवीज एंड हिंदू पंडित। इंटरप्टेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या कहा कि मौलवीज और हिंदू को पंडित को दोनों को इंटरप्टेड कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। आप अपने फैसले लेंगे, आप अपने फैसले लेंगे। इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मतलब कि यूरोप से जो आए हुए थे उन कलेक्टर के अंडर में ये लोग फैसला लेंगे, मतलब क्या सही है क्या, क्योंकि इन लोगों को हमारे कंट्री के बारे में इतनी नॉलेज तो थी नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा धर्म से रिलीजियस से जुड़े हुए हैं। तो अब ये बात आई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या ये बहुत ईजी काम था? एडमिनिस्ट्रेशन को इतना संभालना बहुत ईजी काम था? नो। वॉज एवरीथिंग सो ईजी विद दिस सिस्टम? क्या ये बहुत ईजी था? नो, देयर वर सम चैलेंजेस। इसके सामने, उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस मतलब उनके सामने मुसीबतें आई, रुकावटें आई कि किसको कैसे, क्योंकि वो हमारे इंडिया से पूरी तरह से तो जुड़े नहीं, मतलब एक तरह से उन्होंने रूल किया था ना, हमको जीता था, तो वो हमारी हिस्ट्री को क्या जानते थे, इसलिए ये इसके बारे में बताया आपको कि ये ईजी नहीं था इन दोनों को सॉल्व करना, मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगला है
The major problem was the Brahmin Pandit have different interpretations of local laws based on different schools of धर्म शास्त्र। ठीक है, यहाँ पे भी एक वर्ड आया है धर्मशास्त्र। ठीक है, इसमें मेन जो मेजर प्रॉब्लम आई थी वो यही आई थी कि जो ब्राह्मण पंडित थे उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्या कर रहा था कि उन्होंने अलग अलग क्या बना दिए, स्कूल बना दिए, धर्मशास्त्र के नाम से स्कूल बना दिए गए। इसमें क्या था कि भाई कुछ पंडितों को क्या करा, अंग्रेजों ने बैठा दिया कि भाई आप जो है अपने अपने, क्योंकि अंग्रेजों को नॉलेज तो थी नहीं हमारे धर्म के बारे में, तो कुछ पंडितों को बैठाया गया। उनको क्या आ गया कि आप अपने सारे रूल रेगुलेशन को लिखो, संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर। मतलब यही है धर्मशास्त्र का, मतलब यही है। आप लैंग्वेज तो कौन सी यूज़ करोगे, संस्कृत, क्योंकि पंडितों को संस्कृत लैंग्वेज आती थी और वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। और क्या लिखे जाएंगे, सोशल रूल्स, समाज में क्या क्या रूल्स होने चाहिए वो लिखे जाएंगे। और किसके अंडर विजन रखे जाएंगे, किसके अंडर विजन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर विजन में ये काम होगा। ठीक है, अब ये समझ में आया। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन 1775 इवन 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। अब यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, एकता लाना। अब एकता लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1775 में क्या हुआ, 11 पंडितों को बिठाया, मैंने बोला ना 11 पंडितों को बिठाया और उनको बोला कि भी आप अपनी सारे जो भी हिंदू रूल्स हैं, लॉज हैं वो लिखिए, क्योंकि ये तो जानकारी रखते नहीं थे। अब उसके बाद क्या हुआ, by 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges। अब क्या हुआ, मुस्लिम लॉ के लिए भी इस तरह से हुआ कि यूरोप से जज आया करते थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जज को बिठा दिया करते थे, नहीं, ब्रिटिश से आया करते थे, उनको जज का कलेक्टर जज उनको बनाया जाता था। ठीक है, इसमें एक बताया, नाम भी बताया, NB हैलट। NB हैलट ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। जैसे संस्कृत में वो पंडित लिख दिया करते थे, फिर उनको, ये तो लोग संस्कृत जानते नहीं, तो उनको कन्वर्ट करने में तो एक थे, उनका नाम भी आ सकता है NB हैलट। NB हैलट जो थे उनको संस्कृत आती थी, वो ट्रांसलेट करते थे, किसको, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे। अब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। देखो अब 1773 की बात आई है, किसकी बात आई है, 1773 की। इसमें क्या हो, एक नया सुप्रीम कोर्ट तैयार किया गया, कोर्ट ऑफ अपील इसमें सदार निजामत अदालत। ठीक है, ये कहाँ थी, कोर्ट ऑफ अपील कलकत्ता में, क्योंकि मेन स्टार्टिंग जो की थी बंगाल से करी थी, कलकत्ता में। ठीक है, अब उसके बाद सदर निजामत अदालत बनाएगी, क्या बनाएगी, द सदर निजामत अदालत। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की, किसकी बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट की। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। कौन फिगर करेगा इसको, इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज कलेक्टर। कौन करेगा, कलेक्टर देखेगा। इट मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस। डिस्ट्रिक्ट का में जो कलेक्टर है उसका मेन काम क्या होता है कि भाई अपने आय को कलेक्ट करना, टैक्स को कलेक्ट करना, पैसा भी तो कलेक्शन करना था इसी तरह से, और मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और उसमें क्या करना था, एक तो सबसे पहली चीज़ थी कलेक्ट रेवेन्यू और दूसरा था टैक्सेस, और दूसरी चीज़ ये थी कि मेंटेन करना, लॉ को किस तरह से मेंटेन करना और ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे डिस्ट्रिक्ट में उसको बनाए रखना। तो ये इतना ईजी नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। हाउ, कैसे, विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। ठीक है, आप जैसे कि ऐसा थोड़ी कि कंपनी है, कंपनी तो थी वो, अब वो कैसे घर घर जाके थोड़ी टैक्स कलेक्ट करती थी। उन्होंने किस किस की हेल्प ली, जजेस की हेल्प ली, पुलिस ऑफिसर की हेल्प ली, दरोगास की हेल्प ली, इस तरह से उन्होंने रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट किया। ठीक है, अब है द कलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। द बिकम अ न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्ट्रीटली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर ऑफ अथॉरिटी। मतलब कलेक्टर का माना ये है कि इसमें क्या है, एक नया सेंटर बना। ठीक है, पावर का नया सेंटर बना, जिसमें कि स्ट्रीट धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गया, किसमें, रिप्लेस, कलेक्टर के जगह पे मतलब उसकी जगह पे कुछ और आ गया। क्या है, देखो, द कंपनी आर्मी। क्या है, कंपनी आर्मी। अब अपने दूसरी बात ये तो हो गई खत्म, ये किसके बारे में बताया गया, अभी लॉ के बारे में है ना, जस्टिस के बारे में। अब अपने को आर्मी के बारे में पढ़ना। द पावर ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड इन इट्स द मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब अपनी को आर्मी की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी थी, क्योंकि उसी से तो पावर बढ़ रही थी। आर्मी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, अब पता ही था कि अंग्रेजों से पहले तो मुगल पीरियड चल रहा था। मुगल पीरियड में क्या था कि भाई एक तो कैवलरी थे, सवार्स, कैवलरी सवार्स थे, और दूसरा इन्फेंट्री सोल्जर से, जो पैदल बोला जाता था उनको। ठीक है, ये मुगल के टाइम की बात बता रही मैं।
कैवलरी सवार्स का मतलब ये है, सवार से आप समझ ही रहे हैं कि वो घोड़े पे सवार हुआ करते थे और वो युद्ध किया करते थे घोड़े पर सवार होने के। तो ट्रेंड सोल्जर्स ऑन द हॉर्स बैक, किसके ऊपर ट्रेन किया जाता है? हॉर्स बैक। ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि क्या हुआ उसके बाद, ये जो इन्फेंट्री पैदल सोल्जर थे ना, इनको ज़्यादा क्या मतलब इनको ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया गया, मतलब ट्रेंड इन आर्चरी एंड द सॉर्ड, मतलब कि आर्चरी मतलब कि तीरबाजी में और सॉर्ड में, तलवार में, ठीक है। फिर धीरे धीरे बंदूक भी आने लगी, है ना। इस तरह से इन्फेंट्री का ज़्यादा बढ़ावा मिला, इसको इतना नहीं मिला। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द इन्फेंट्री डिड नॉट प्लेड अ मेजर रोल। वाई, ठीक है, मतलब कि किसको ज़्यादा माना गया, ये भी बताया ना मैं, इन्फेंट्री को ज़्यादा तवज्जो मिला, ठीक है। अब चेंज ऑक्योर इन द 18th सेंचुरी। फिर क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के बाद ये सब चीज़ें चेंज हो गई। चेंज तो होना ही था, धीरे धीरे हमारे सामने बदलाव आए धीरे धीरे करके। फिर मुगल सक्सीसर स्टेट्स लाइक द अवध और बनारस started recruiting peasant into their armies and trained them as a professional soldier। अब मुगल सक्सीसर जो थे उन्होंने अवध और बनारस में स्टार्ट करा, क्या स्टार्ट करा उन्होंने, क्या करा, पीजेंट को आर्मी के जो लोग आर्मी में थे उनको क्या किया, ट्रेन किया गया ऐसा एज अ प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में। प्रोफेशनल मतलब कि अब वो पूरी तरह से सोल्जर्स हैं, मतलब ये नहीं था कि पहले तो क्या थे कि भाई जब लड़ाई झगड़ा होता था जब वो सोल्जर बन जाते थे, अदरवाइज वो अपने काम में लग जाते थे, मतलब कि जो खेती बाड़ी करते थे इस तरह के कामों में लगे रहते थे। अब उनको पर्सनली मतलब कि एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कि सोल्जर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या, तो उस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मैथड द सेपॉय आर्मी। किसको बोला गया, उन्होंने क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किया सेपॉय आर्मी। क्या थी सेपॉय आर्मी, आ सकता है एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820s 1820 1820s में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। कैवलरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन, ठीक है। कैवलरी मतलब कि जो अभी बताया ना, कैवलरी रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन हो गई, मतलब कैवलरीज तो नीचे चली गई। क्यों? नाउ ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा अफगानिस्तान, ठीक है। एंड बस ये ब्रिटिश एम्पायर ने किससे कहाँ फाइटिंग हुई, एक तो बर्मा से, अफगानिस्तान से और इजिप्ट से, तीन जगह से फाइट हुई है, बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट। वर सोल्जर वर आर्म्ड विद द मस्कैट्स और मैटलॉक्स, ठीक है। ये क्या है, ये दो तरह के हथियार थे, क्योंकि भाई कैवलरी भी खत्म हुई। अब क्या हुआ, जो मेन अब तो उनके पास हथियार बनने लगे तो ज़्यादा इजी हो गया। लोग अब आर्मी के हाथों में हथियार आ गए। अब आराम से, मतलब ये बर्मा से, अफगानिस्तान से और इजिप्ट से लड़ाई हुई और इसमें मस्कैट्स और ये ध्यान रखना मस्कैट्स और मैचलॉक्स थे, ठीक है। ये एक तरह के हथियारों के नाम है। सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट। सोल्जर्स ने क्या करा, कंपनी के जो आर्मी के सोल्जर्स थे उन्होंने क्या कहा कि मिलिट्री, उन्होंने भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी। अनदर चेंज इन द कंपनी आर्मी वाज यूनिफॉर्म। सबसे पहले क्या किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यूनिफॉर्म पे ध्यान दिया। यूनिफॉर्म में ताकि सभी लोगों को, सभी आर्मी के सोल्जर्स को एक जैसा माना जाए, ठीक है। उनके यूनिफॉर्म का चलन चला। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, ड्रिल एंड द डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तो सोल्जर्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो सब जब से ही चली आ रही है ये सारी चीज़ें। ऑफन दिस द क्रिएटेड प्रॉब्लम सीन्स कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वेयर इग्नोर इन द बिल्डिंग आ फोर्स ऑफ अ प्रोफेशनल सोल्जर। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, उस टाइम क्या था, जो ऐसा सुना था कि आपको आगे क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा कि उस टाइम के जो हथियार थे उनके ऊपर क्या था, गाय का, ऐसा माना गया था कि गाय का जो मांस है उसकी चर्बी लगी हुई है या पिग्स की चर्बी लगी हुई है, तो हिंदू रिलीजन में तो ये सब चीज़ें पाप मानी जाती हैं। तो उस टाइम पे इसका क्या हुआ, अगेंस्ट हो गए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों, कौन अगेंस्ट हुए, सोल्जर्स। क्यों, क्योंकि उनके धर्म के साथ खेला जा रहा था, उनके धर्म के साथ ये चीज़, वो लोग इस चीज़ को क्या करने लगे, इस अपनी फीलिंग्स को बताने लगे कि भी हम नहीं कर सकते ये काम, हम इसे मुँह में नहीं लेंगे। अब उसके बाद क्या था, रिलीजियस सोसाइटी सेंटिमेंट हैड अ की ऑफ पोजिशन। अब रिलीजियस, हमें पता ही है कि हमारे इंडिया में रिलीजियस को बहुत ज़्यादा धर्म को माना जाता है। तो इस तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन खड़े हो गए, आर्मी के लोग खड़े, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके हथियारों को नहीं टच करेंगे, क्योंकि पहले क्या थी, ऐसी बंदूकें थी जिनमें आपने मुंह से
क्या करा जाता था, मुंह से उसमें बारूद डाला जाता था। तो पहले ऐसे स्टाइल से नहीं थी, मतलब बहुत पुरानी टेक्निक की बंदूक थी, तो उस तरह से बंदूकों का यूज़ करने, मुंह का यूज़ किया जाता था, मतलब माउथ का, तो उसमें टच होना था, तो वो लोगों को इस जो हमारे सोल्जर्स को ये ठीक नहीं लगा। अब है कंक्लूजन, बस ये सारी आपको मैंने बता ही दिया। अब लास्ट में इस चैप्टर का लास्ट जो है, इसमें निकलता क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटरी कॉलोनियल पावर, कॉलोनियल पावर में अब उन्होंने अपनी खुद की टेरिटरी सब जगह अपनी पावर को बना लिया। अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द प्रोसेस, जैसे कि जर्नी टू इंडिया टुक 6-8 months बट न्यू स्टीम शिप रिड्यूस द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ 3 weeks। अब उनके पास टेक्नोलॉजी भी आने लगी। टेक्नोलॉजी का मतलब जो वो इंग्लैंड से हमारे इंडिया में आने में 2-2, 3-3 महीने लगाया करते थे, अब 6-8 मंथ जो लगाया करते थे, 6-8 मंथ में आ पाते थे। तो लेकिन उसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि उन्होंने क्या करा, ऐसे शिप्स तैयार किए जिससे इनको 1 या 2-3 या 3-4 दिन लगते थे, मतलब वीक 1 हफ्ता ही लगता था, और उसमें वो इंडिया में आराम से आ जाया करते थे, और इसलिए तरह से उनका रूल रेगुलेशन बढ़ गया। बाय 1857 द कंपनी हैड अ वास्ट एम्पायर ऑफ इन इंडिया, और कंपनी ने इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर कैप्चर कर लिया। 1857 में कंपनी एक्सरसाइज द डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी, मतलब उसने 63, मतलब जो मैप है, मैप के अंदर जो इंडिया है, इंडिया का जो मैप है उसके अंदर जो 63% जो है उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसमें 78% पॉपुलेशन रहती थी। किस क्या रहती थी, ये पॉपुलेशन रहती थी। तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट एरिया को कवर कर लिया जहाँ पर ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन रहती थी। तो इस वजह से उनका जो है कंक्लूजन यही था कि इन्होंने पूरी तरह से हमारे को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, और अपने इंडिया को सब कॉन्टिनेंट में बांट दिया, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से पढ़ा जाएगा, मतलब इस चैप्टर में आपको हर एक टॉपिक को खुद भी रीड करना पड़ेगा। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से केयरफुली दोबारा रीड करना है, और नेक्स्ट ये लेक्चर 8 में मैंने इस चैप्टर को पूरा करा दिया, और लेक्चर 9 में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो आप जब तक इस चैप्टर को A1 टाइम अगेन आप रिवाइज करेंगे, और जो जो मैंने बातें बताई हैं उनको इसमें फिर रिकॉल होता रहेगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।